मेरा नाम विशिष्ट छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। 500 एमसीक्यू हमारा टारगेट है। जस्ट टारगेट हमारा रीच होने वाला है। बहुत यूज़फुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महेश ओन्स 2 मशीनरीज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन at the rate 15%. The WDV of these machines as on 1st April 2023 was 25,000 and 40,000 respectively. हम समझ पा रहे हैं कि महेश के पास 2 मशीनें हैं, 15% की रेट है। 1 अप्रैल 2023 जहाँ पे अपना प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ है वहाँ पे इन मशीनों की WDV 2540 है, यानी कुल 65,000। एक्चुअली इन मशीन्स को 4 साल पहले 1 अप्रैल 2019 को ख़रीदा गया था। वर्ष के दौरान इस ब्लॉक में कोई और असेट्स अक्वायर नहीं की गई थी, यानी कोई परचेज़ नहीं हुआ। हालांकि इसमें से पहली मशीन को गत वर्ष के दौरान 35,000 में बेचा गया। तो सही कर उपचार बताइए। तो आप ये समझ सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ इनकम टैक्स में ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है। पहले हमारे पास एक मशीन है 25 की और एक मशीन है 40 की। दोनों मशीनें मिलाकर हमारे पास 65,000 का एक ब्लॉक है। इसके बाद हमने अगर कोई परचेज़ किया होता तो वो प्लस हो जाता, और अगर हमने कोई सेल किया है तो वो सेल माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेल करने के बाद ब्लॉक के अंदर वैल्यू बची है, पॉजिटिव वैल्यू बची है। हमारे पास पॉजिटिवली एक मशीन भी है और मशीन ब्लॉक के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो यस, इस पर 15% डेप्रीसिएशन लगेगा। अब मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ कि अकाउंट्स और इनकम टैक्स कैसे अलग होते हैं। अगर ये अकाउंट्स का क्वेश्चन होता तो मेरी लैंग्वेज ये होती कि इनकी जो पहली मशीन थी वो थी 25,000 की, और 25,000 वाली मशीन को इन्होंने 35,000 में बेच दिया तो इनको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और फिर मैं आपको बताता कि 10,000 का प्रॉफिट किस तरह का प्रॉफिट है। लेकिन जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, ब्लॉक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो अगर मशीन को आपने बेचा है तो जो भी सेलिंग प्रोसीड्स है, जो भी सेलिंग वैल्यू है, उसे आप ब्लॉक में से लेस कर दीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि क्या आपका ब्लॉक नेगेटिव है, क्या आपका ब्लॉक में सारे असेट्स ख़त्म हो गए हैं क्या। अगर ये दोनों बातें नहीं हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मशीन बची हुई है और ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें इस पॉजिटिव वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है। एज़ पर द इनकम टैक्स हमें किसी तरह का कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। तो ये कहना कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये कहना कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, ये कहना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये तीनों गलत हैं। हकीकत ये है कि इस क्वेश्चन में कोई कैपिटल गेन नहीं है, डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। और जो भी आपकी मशीन्स बची हुई हैं और जो भी आपके पास ब्लॉक में वैल्यू बची हुई है, आपको उस 30,000 रुपये पे डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। हो सकता था ये क्वेश्चन में ये पूछता कि बताइए कि इस क्वेश्चन में कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, तो 30,000 का 15% 4,500 डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तो डी इसका सही आंसर है। आप इस कैलकुलेशन को दोबारा यहाँ पे भी समझ सकते हैं। हर बार अधिकतर क्वेश्चनों में हमने क्वेश्चन के बाद उसकी कोई हिंट है या उसका जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो साथ में प्रोवाइड कराया है। तो पीडीएफ आप ज़रूर से वीडियो के नीचे रहती है, उसे डाउनलोड कर लिया करें। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी हमसे मंगा सकते हैं, या हमारे ऐप पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर प्रकाश रिसीव्ड 300 पर मंथ एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर ईच ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। तो मिस्टर प्रकाश को 300 रुपये महीने मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये आप देख लिया करो कि 300 रुपये इन टोटल मिल रहा है या 300 रुपये प्रत्येक बच्चे के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ फॉर ईच, हर बच्चे के लिए इनको 300 मिल रहा है। और इसमें अब आपको टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट पार्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बताना है। आप ये समझिए कि ये इनका पहला बेटा है, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है और ये तीसरा बच्चा है। पहले बच्चे के लिए इनको 300 मिलते हैं, दूसरे के लिए 300 मिलते हैं और तीसरे के लिए 300 मिलते हैं। इस पहले बच्चे में से 100 रुपये एग्जेम्प्ट होंगे और बाकी 200 रुपये टैक्सेबल होंगे, 200 रुपये महीना। दूसरे बच्चे में से भी 100 रुपये एग्जेम्प्ट होंगे और बाकी 200 रुपये टैक्सेबल होंगे। तीसरे बच्चे के संबंध में कोई कर मुक्ति नहीं होगी और ये 300 रुपये के 300 रुपये पर महीने ही टैक्सेबल होंगे। यानी 200 इंटू 12 ये हो गए आपके 2,400 रुपये, यहाँ से भी हो गए 2,400 रुपये और यहाँ से हो गए आपके 3,600 रुपये। तो आप सबको जोड़ेंगे तो ये करीबन बैठेगा 8,400 रुपये। ये 8,400 रुपये टैक्सेबल होंगे। इन अदर वर्ड्स आपको 300 रुपये मिलते हैं, 3 बच्चों के लिए आपको 900 रुपये मिलते हैं और 12 महीने के लिए आपको 10,800 रुपये मिलते हैं। 10,800 में से 8,400 रुपये 8,400 रुपये टैक्सेबल होंगे
और बाकी 2,400 रुपये आपके एग्जेम्प्ट होंगे। तो यही क्वेश्चन मैं हमसे चाहता था। ये सैलरी का क्वेश्चन है जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में देखो इसमें क्या लैंग्वेज क्या है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। तो पहले आपको टैक्सेबल पार्ट बताना है विच इज़ 8400 और एग्जेम्प्ट पार्ट पीछे है 2400, है ना। ऊपर क्वेश्चन की टोन अगर होती कि एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल पार्ट तो फिर भी आंसर होता, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखा करो, है ना। तो बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे चारों ऑप्शन आ जाएंगे और सिंपली इसका ए आंसर है। आपको जो राशि प्राप्त हुई है उसमें 8,400 टैक्सेबल है और 2,400 रुपये एग्जेम्प्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अलाउड शेल बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ 75,000 विच एवर इज लेस। अब आप जैसे ही क्वेश्चन आया स्ट्राइक कीजिए, फटाफट आंखें बंद करके सोचिए कि 80 में क्या होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर या 1,15,000 दोनों में से जो भी कम होगा उसकी कटौती मिलेगी, उसकी डिडक्शन मिलेगी। तीसरा कहता है कि आपको 75,000 रुपये की कटौती मिलेगी चाहे एक्सपेंसेस कुछ भी हों। और चौथे में कहता है कि आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगी या तो 75,000 की या 1,25,000 की। ये परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन डी है। वाकई में सही बात है कि 80 ठीक है। इस डी को है तो नहीं इसका मतलब, पर ऐसा याद कर लीजिए कि इस एक डी का मतलब है डिसेबल और दूसरे डी का मतलब है डिपेंडेंट। और इसे यूं भी याद कर लो कि इस डी का मतलब है डायरेक्ट और इस डी का मतलब है डिडक्शन। तो इस सेक्शन में डायरेक्ट डिडक्शन मिलती है अगर एम्प्लॉय के परिवारजनों में से किसी को कोई ख़ास तरह की बीमारी है, या मतलब वो बंदा डिसेबल है, बेसिकली वो बंदा किसी बीमारी की वजह से ही डिसेबल होगा, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप उसके ट्रीटमेंट पे या उसकी ट्रेनिंग पे या उसके रिहेबिलिटेशन पे पैसा खर्च करते हो तो आपको सीधी कटौती मिलेगी। आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो या कम हो वो नहीं देखा जाएगा, आपको सीधी कटौती मिलेगी। अगर कहीं 40 से 80% तक की डिसेबिलिटी है तो आपको 75,000 की कटौती मिलेगी, और 80% से ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटी का मामला है तो आपको सीधे 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है सर, तो इसका आंसर डी रहेगा। या आप देख लीजिए 80 ये क्यों है? डिडक्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज़ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। ये कटौती किस किस के लिए है? अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये आप रेजिडेंट जरूर पढ़ा करें, मतलब हर तरह के इंडिविजुअल के लिए नहीं है, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उनके लिए है या एचयूएफ के लिए है और उन्होंने एक्सपेंडिचर किया हो मेडिकल पे, ट्रेनिंग पे या रिहेबिलिटेशन पे। आईटीआर फाइल करने के साथ 10IA में एक फॉर्म होता है वो सबमिट करना होगा। इसमें डिडक्शन फिक्स है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी डिपेंड नहीं करती। नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में 75,000 तक की डिडक्शन है और सीवियर डिसेबिलिटी के मामले में 1,15,000 तक की डिडक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि व्यक्ति की आय 2 करोड़ से ज़्यादा है परंतु 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो इसे किस दर से अधिभार देना होगा। अगेन एकदम से क्लिक करना चाहिए कि कोई इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रेंज कर रही है, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो कितना सरचार्ज भरेगा। तो मुझे याद आता है कि 50 लाख तक तो कोई सरचार्ज नहीं है, और 50 लाख से लगा के 1 करोड़ तक। यहाँ के बाद यूँ चलते हैं 10%, 15%, 25%, 37%। तो अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो 10%, 1 CR से 2 CR के बीच में है तो 15%, लेकिन हमारा मामला है 2 CR से 5 CR के बीच वाला, तो इसका आंसर सी रहेगा 25%। बात केवल ये है, बात देखो क्वेश्चन का आप कहेंगे अरे आसान है सर, इतने सिंपल थोड़ा ना आएंगे। बात यह है कि आपको मौके पे वो चीज़ याद आई क्या। ठीक है, मौके पे याद आना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मौके पे याद उनको ही आता है जिन्होंने बहुत बार क्वेश्चनों की तैयारी की हो, बार बार तैयारी की हो, प्रैक्टिस की हो, उन्हीं को उस मौके पे भी याद आता है और कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो कई बार किसी को कच्चा पक्का याद आता है, तो कच्चा पक्का में भी गड़बड़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कच्चा पक्का में कई लोग रिस्क नहीं लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सरचार्ज की रेट्स हैं, ये भी अपन ने बहुत बार बात की है। एक बात और बता दूं, ये जो 37% की हाईएस्ट सरचार्ज रेट है ये OTR में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में है। जो अभी नया टैक्स रिजीम आया है उसमें 25% मैक्सिमम है। जो नया टैक्स रिजीम है जो अप्रैल 23 से 24 पे एप्लीकेबल है, उसमें अगर कोई नया रिजीम ऑप्ट करेगा तो उसकी 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम होने पर फिर 25% ही है सरचार्ज, 37% नहीं है वहाँ पे।
एक क्वेश्चन और देखें। निम्नलिखित में से डैश डैश पूंजी संपत्ति है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। इनमें से कौन सी कैपिटल एसेट्स है? तो जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए डैश डैश इज़ अ कैपिटल असेट्स। स्टॉक एंड ट्रेड ये है नहीं, ये आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती। स्टॉक को बेचने पे कैपिटल गेन नहीं होगा। हाउस होल्ड फर्नीचर, अगर घर का फर्नीचर है तो वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं है, उसे भी आप बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। कार ऑफ पर्सनल यूज़, अगर कार आपके निजी इस्तेमाल में आती है और आप उसे बेचोगे तो भी उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं होगा। ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज़, ज्वेलरी ये आपके कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में आता है। अगर आपके पास घर में ज्वेलरी है जो आप यूज़ करते हो या लॉकर में है, जैसी भी स्थिति, आप अगर उसे बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन होगा। तो वो पहचानना ये था कि इनमें से कौन सी विच वन इज़ अ कैपिटल असेट्स। यस, ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज़ इज़ अ कैपिटल असेट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मिस्टर ए 7,000 रुपये मासिक किराया देता है। उसकी समायोजित एडजस्टेड टोटल इनकम 3,80,000 रुपये है। उसे मकान किराया 5,000 रुपये प्रति माह मिलता है। उसे धारा 80GG के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? 80GG के अंतर्गत कितनी डिडक्शन मिलेगी? तो इसमें एक तो लिमिट है 5,000 रुपया महीना, ठीक है। एक होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ GTI या कहें एडजस्टेड GTI, और एक होता है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। इससे पहले कि मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, आपको एक बुनियादी बात बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को HRA मिलता है, तो फिर उसे 80GG नहीं मिलता। इसका सिंपल रीज़न भी है। अगर किसी पर्सन को HRA मिलता है तो फिर हम उसकी HRA के अंतर्गत कर मुक्त राशि निकालेंगे ना, उसके भी अपने नियम हैं, हम वो राशि निकालेंगे ना, फिर हम 80GG की तरफ क्यों जाएंगे? तो चूंकि ये व्यक्ति एक सैलरीड एम्प्लॉय है, एक नौकरी पेशा बंदा है, उसे अपने बॉस से 5,000 रुपये HRA मिलता है, तो फिर 5,000 मिलता हो चाहे कम मिलता हो, कितना भी मिलता हो, अब इसकी कैलकुलेशन होगी तो HRA के जो नियम हैं वहाँ पे होगी। अब इसके लिए 80GG की गणना होगी ही नहीं, इसे कोई कटौती मिलेगी ही नहीं। तो इसका आंसर सिंपली डी है। आपको कैलकुलेशंस के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो व्यक्ति सैलरी से इनकम नहीं कमा रहा हो या सैलरी से इनकम तो कमा रहा हो पर उसे HRA नहीं मिलता हो, केवल वो लोग 80GG की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बुनियादी बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की गणना किस पे की जाती है? आप ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालते हैं, सपोज करो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति की GTI है 8 लाख रुपए, उस व्यक्ति की डिडक्शंस के बाद TI है 6 लाख रुपए। उस व्यक्ति का मान लीजिए टैक्स बना 25,000 रुपया, और थोड़ी देर के लिए भी मान लो कि 25,000 रुपये टैक्स बना और 1,000 रुपया सरचार्ज बना, टोटल उस व्यक्ति का 26,000 बना। तो आप ये जो आपका 4% निकालते हो हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे लेते हो, वो आप 4% किसका लोगे? 8 लाख का 4%, 6 लाख का 4%, 25,000 का या 26,000 का? जी हाँ, 26,000 का। यानी पहले आपको टैक्स निकालना है, फिर अगर सरचार्ज है ना, इस सरचार्ज के आगे मैं ये भी लिख सकता था इफ़ एनी, यानी टैक्स है, अगर सरचार्ज है तो वो भी जोड़ लो, कोई रिलीफ अगर है तो वो हटा लो। ये सब करने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका समायोजन करना है, यानी ये समायोजन अंत में होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो कर प्लस अधिभार पे आसान क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को करना है। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की पूर्ति की जा सकती है अगले। मैं ऐसे ही आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास एक ज्वेलरी थी, आपने परचेज़ की, अभी बहुत साल पहले परचेज़ की थी, अभी आपने उसको बेचा। वेल आपने बेचा उसे 17 लाख में, जबकि उसकी इंडेक्स कॉस्ट थी 20 लाख रुपया। तो 20 लाख की चीज़ आपको 17 लाख में बेचनी पड़ी, तो आपको 3 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। अब मैंने लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसको ब्रैकेट में ले लिया, तो वही सेंस हो गया। अब ये आपको ये भी पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आसपास के किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होता, इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ नहीं होता और बाकी के हेड से भी सेट ऑफ नहीं होता। तो ऐसे लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है कि अगले साल अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो आप उसमें से भरपाई कर लेना। कहाँ नहीं, ऐसे ही आपको पता है, फिर भी बता रहा हूँ कि अगर सपोज करो अगले साल आपको 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी चीज़ से हो जाए, तो आप अपना 3 लाख का सेट ऑफ कर लेना और बाकी 2 लाख रुपए पे जो भी टैक्स लगे वो भर देना। ये चीज़ है। तो ये चीज़ होती है कैरी फॉरवर्ड। ऐसा कैरी फॉरवर्ड आप कितने साल तक कर सकते हो? 4 साल, 6 साल, 8 साल के 10 साल। आप ये कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक कर सकते हो, 8 ईयर तक आप सेट ऑफ कर सकते हो। आपको सारे हेडों की टाइम लिमिट याद करके जानी है और धारा हो सके तो धारा भी याद करके जानी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप अगले साल हाउस प्रॉपर्टी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगले 8 साल तक आपको मौका मिलेगा। धारा 71B में लिखा है। धारा 72 कहती है कि अगर आपको बिजनेस का लॉस है तो आप बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये लॉस भी आपको आगे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलेगा, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये धारा 72 में लिखा है। धारा 73 कहती है कि अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से, सट्टा व्यापार से हानि है तो आप नेक्स्ट ईयर सट्टा इनकम से, स्पेकुलेटिव बिजनेस से उसको सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन ये आपको लॉस अगले 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा अलग हुआ, बाकी जगह आप 8 साल देख रहे हो, यहाँ 4 साल है। वेल अगर अगर आपको कोई स्पेसिफाइड बिजनेस, कुछ खास तरह के बिजनेस होते हैं, अगर उनसे नुकसान है, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, और आपका ये फूड चेन फैसिलिटी का है, और हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे है, तो अगर कोई ख़ास तरह के बिज़नेस हैं तो आप उसका सेट ऑफ ख़ास तरह के बिज़नेस इनकम से कर सकते हो और इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप इसको इनडेफिनेट पीरियड तक सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो अगले साल आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इसे सेट ऑफ कर सकते हो। कुल 8 वर्षों के अंदर आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, तो हम उसे बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 8 साल के अंदर सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, अगर आप दौड़ के घोड़े को मेंटेन करते हो, उस बिज़नेस में हो, तो एक ख़ास तरह का बिज़नेस है ये बिज़नेस ऐसा है जो बिज़नेस होते हुए भी अदर सोर्स में कंसिडर किया जाता है। बाद में आप इसी तरह के सोर्स से इनकम से कवर कर सकते हो और ये लॉस कवर करने के लिए भी आपको 4 साल का समय मिलेगा। धारा 74A। जितनी धाराएं याद कर पाएँ अच्छी बात है, जितनी हज़म हो जाए आपको, ठीक है। वेल ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया है। पहला पॉइंट है थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर TDS डिडक्शन ऑन कमीशन या ब्रोकरेज अंडर सेक्शन 194H। तो आधा तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ों के आंसर हैं कि अगर हम किसी को कमीशन का भुगतान कर रहे हैं या ब्रोकरेज का भुगतान कर रहे हैं तो धारा 194H के तहत हम TDS काटेंगे, लेकिन उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट, क्योंकि क्या आप 1000 रुपये दोगे तो भी काट लोगे क्या, या कब काटोगे? तो सामने वाले को अगर हम 15,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो ही काटेंगे, ठीक है। तो 15,000 से ज़्यादा होने पे तो ये इसकी थ्रेश होल्ड लिमिट कहलाती है, तभी आप उसका TDS काटेंगे। अगला पॉइंट है रेट ऑफ टैक्स ऑन रॉयल्टी फ्रॉम रजिस्टर्ड पेटेंट इन इंडिया। तो अगर आपने कोई आविष्कार किया है, आपने उसके ऊपर पेटेंट राइट लिए हैं, वो पेटेंट राइट ट्रांसफ़र करने से आपको रॉयल्टी इनकम हुई है, तो इस इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा और वो है 10%। जनरली इनकम पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, लेकिन LTCG पे 20% टैक्स है, स्पेशल LTCG पे 10% टैक्स है, स्पेशल STCG पे 15% टैक्स है, कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स है। उसी तरह से पेटेंट रॉयल्टी इनकम पे 10% टैक्स है। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आई हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही चल रही है, नहीं तो फिर आपने बेसिक टैक्स रेट वाला चैप्टर अच्छे से नहीं देखा है। तो पेटेंट रॉयल्टी पे 10% की रेट से टैक्स लगा करेगा। ये आपका सेकंड C के साथ जाके कनेक्ट हुआ है। इसके बाद है
rate of tax deduction at source for participating in a television channel game show in case of resident। तो अगर कोई रेजिडेंट है वो किसी गेम शो में भाग लेता है तो ऑब्वियस ही बात है कैजुअल इनकम जनरेट करने वाला है तो 30% TDS होता है। तो एक ये कुछ सेक्शंस हैं 194 194 BB और एक इसके आसपास एक और सेक्शन भी है, उनमें कैजुअल इनकम पे 30% का TDS रेट है। तो ये आपका डी के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, थर्ड आपका डी के साथ जाके कनेक्ट होगा। चौथा पॉइंट है कैश डोनेशन एक्सीडिंग दिस अमाउंट इज़ नॉट एडमिजिबल अंडर सेक्शन 80G। वेल अगर आपको 80G का बेनिफिट उठाना है तो आपको दान देना पड़ेगा, उसमें 2000 तक का दान आप कैश में दे सकते हो, उसके बाद का दान आपको कैश के अलावा जो दूसरे तरीके होते हैं उनसे देना पड़ेगा। तो ये यही पॉइंट था। 2000 आपको याद करना है कि 2000 से ज़्यादा का दान आप नकद में देके फिर आप 80G का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये चौथा आपका बी पॉइंट है। उसके बाद है टैक्सेबल अमाउंट वेयर इन्हेंस्ड कॉम्पनसेशन ऑफ 40,000 हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड आना चाहिए था कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है ऑन इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन, मतलब पहले कॉम्पनसेशन कुछ तय हुआ, बाद में कॉम्पनसेशन आपका बढ़ गया, वो देर से मिला तो ब्याज मिला, आपको एक्चुअली 40,000 ब्याज मिला, तो 40,000 में से 20,000 एग्जेम्प्ट होगा, 20,000 टैक्सेबल होगा। तो ये है, तो पांचवा आपका एक के साथ जाके कनेक्ट हुआ। यहाँ ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शनों में से जो ऑप्शन जैसे फर्स्ट का ई, सेकंड का सी, थर्ड का डी, चौथे का बी, पांचवे का ए, इस तरह का जो ऑप्शन मिले उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। धारा 44 AE के अंतर्गत अनुमानित आय के प्रावधान तभी लागू होते हैं यदि गत वर्ष में करदाता डैश से अधिक माल ढोने के वाहनों का स्वामी ना हो। इसमें आपको 10 याद रखना है कि आप 44 AE के अंतर्गत अगर अपनी प्री अजम्पटिव इनकम दिखाना चाहते हो, परिकल्पित आय दिखाना चाहते हो, तो शर्त यह है कि आप एक छोटे गाड़ी मालिक होने चाहिए। छोटे गाड़ी मालिक से मतलब है कि आपके पास 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, 10 होगी तो भी चलेगा, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं एक केस बता रहा हूँ आपको। जैसे हो सकता है कि एक व्यापारी का जब व्यापार शुरू हुआ, वर्ष शुरू हुआ, तब उसके पास 8 गाड़ियाँ थी। फिर उसने क्या किया, जुलाई महीने के अंदर उसने 4 गाड़ियाँ परचेज़ की और 4 गाड़ियाँ परचेज़ करने के बाद उसने 3 गाड़ियाँ बेच दी। आज के दिन में उसका 9 गाड़ियाँ हैं। तो बताओ 44 AE में जा सकता है या नहीं, क्योंकि उसका शुरू में भी 10 से गाड़ियाँ कम थी, एंड में भी 10 से गाड़ियाँ कम हैं, 10 भी हो सकती थी, लेकिन वर्ष के दौरान कुछ दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए उसका 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ रही, तो वो 44 AE में नहीं जा सकता। वर्ष के दौरान किसी भी समय आपके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हो सकती। यहाँ पे जो बात चलती है वो हमेशा मालवाहक की बात चलती है। जिन लोगों के पास बस, जीप, कार, इस तरह की चीज़ें हैं, जिनके पास पैसेंजर व्हीकल है, वो तो 44 AE में जा ही नहीं सकते। 44 के अंदर केवल जो गुड्स कैरी करने वाले गुड्स कैरेज व्हीकल हैं वही जा सकते हैं, और वो भी 10 की लिमिट है। ठीक है। अच्छा सर, किसी के पास मान लो कि 12, 15, 16 गाड़ियाँ होंगी तो फिर कोई बात नहीं, उनको अपना पूरा हिसाब रखना होगा, पूरा हिसाब रख के जो उसकी ऑडिट करानी होगी, और फिर जो प्रॉफिट आएगा सो आएगा। तो ऐसा नहीं कि 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ रख नहीं सकते, क्या रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस CA से ऑडिट करानी पड़ेगी। तो इतनी सी बात है। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉई इज चार्ज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो जो कर्मचारी होता है, जो नौकरी करता है, किसी किसी राज्य में ऐसा होता है कि कर्मचारी द्वारा कुछ खास तरह की नौकरी में होने पर उस पर प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है उस राज्य की सरकार द्वारा, यानी ये स्टेट मैटर है, ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। फिर नियम क्या है कि जिस एम्प्लॉई पे लगेगा, अगर एम्प्लॉई उसे चुकाएगा तो बाद में उसे कटौती मिलेगी। तो सपोज़ कीजिए मैंने 4,000 रुपये प्रोफेशनल टैक्स चुकाया, तो मेरी जितनी भी सैलरी बनेगी उसमें से मेरे को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती भी मिलेगी, और उसके बाद जो मैंने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है मुझे उसकी कटौती भी मिलेगी। ठीक है, और ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है वेयर अ कैपिटल असेट्स अदर देन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज कंपल्सरी अक्वायर्ड देन द कैपिटल गेन शेल अराइज इन द प्रीवियस ईयर विन विच। ठीक है, देखिए
अगर आपके पास शहरी खेती वाली ज़मीन है, अभी पहले एक नियम बताता हूँ कि अगर आपके पास शहर में खेती वाली ज़मीन है जिस पे खेती हो रही हो, अगर उसको गवर्नमेंट या कोई संस्था कंपलसरी एक्वायर कर ले तो आपको जो कहीं कॉम्पनसेशन राशि मिलेगी और फिर जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट होता है। मजे करो, एग्जेम्प्ट होता है, उसकी सेक्शन है 1037। मजे करो। अब बात करते हैं दूसरी कि अगर आपके पास सपोज करो एक बिल्डिंग थी, वो पर्टिकुलर एक ऐसी लोकेशन पे थी कि बाद में वहाँ फ्लाईओवर बनना था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये बिल्डिंग हमें ज़मीन दोस्त करनी पड़ेगी और आपका जो भी कॉम्पनसेशन बनेगा वो आप हमसे ले लो। ठीक है, हो गया, डन हो गया। अपन कहानी मान लेते हैं कि बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी, जिसे अपन इंडेक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, वो थी 50 लाख रुपया। और ये भी मान लेते हैं कि 60 लाख रुपया आपको मुआवजे के तौर पे आपका तय हुआ। अब सुनना बात, 11 जुलाई 2018 को बिल्डिंग आपकी टेक ओवर हो गई, आपका अग्रीमेंट हो गया, आपकी बिल्डिंग गवर्नमेंट के पास चली गई। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कॉम्पनसेशन राशि मिलने में बहुत समय लगता है। कॉम्पनसेशन राशि आपको मिली है अभी 5 अप्रैल 2023 को। तो इसका मतलब क्या है, जो असेट्स अक्वायर हुई उसका तो प्रीवियस ईयर है 18-19, लेकिन जो आपको कॉम्पनसेशन मिला है, मान लीजिए 60 लाख में से पहली बार में आपको 20 लाख रुपए मिले, वो 20 लाख रुपए मिले आपको 23-24 में। और मान लेते हैं कि बाकी के 40 लाख रुपए आपको मिले 24-25 में। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि इस केस में, इस कहानी में जो 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ, वो 10 लाख के कैपिटल गेन पे टैक्स कौन से वर्ष में लगेगा, ईयर ऑफ एक्विजिशन या ईयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड? तो इसका आंसर है ईयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ। ये पूछ रहा है कि आपका कैपिटल गेन किस ईयर में लगेगा, जब आपका अनिवार्य अधिग्रहण हुआ? नहीं। जब आपको पूरा प्रतिफल मिला? नहीं। जब आपको आंशिक या पूर्ण प्रतिफल मिला? तो जिस साल आपको थोड़ा या पूरा, पहली बार जिस साल आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा उस साल टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। इसका लॉजिक आप ये लगा सकते हो कि टैक्सेबिलिटी अराइज होने पे हमें टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देने के लिए हमारी जेब में होना भी तो चाहिए। अब आपने तो हमारे से बिल्डिंग 2018 में छीन ली, हमारे को तो कुछ दिया नहीं। पैसा उन्होंने जब दिया, टैक्सेबिलिटी भी उस ईयर में अराइज होगी। हालांकि एक मैं एडिशनल बात आपको बता दूं, जब कैपिटल गेन निकलेगा उस पर्पज़ से जो इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया जाएगा, वो इन्फ्लेशन इंडेक्स तो उसी वर्ष का लिया जाएगा जिस साल आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है। तो कैलकुलेशन के पर्पज़ से तो आपको वो ईयर लेना है क्योंकि ट्रांसफ़र तो उसी वर्ष में हो चुका, लेकिन टैक्सेबिलिटी के पर्पज़ से जिस साल आपको पार्शियल या फुल्ली कॉन्सिडरेशन मिलता है वो लेते हैं। होप मैं आपको समझा पाया। इसके बाद है असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 वर्ष की आयु वाले अर्जुन की इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो कैलकुलेट की है इनकम, वो जीटीआई है 2,60,000। उसने फिर 20,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा कराता है और आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। यह मानिए कि उसकी कृषि आय 3.5 लाख है। तो अब सिचुएशन क्या है आप वो समझो। देखो, एज इसकी 31 साल है तो नॉर्मल बंदा है। ठीक है, बेसिकली इसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है जिसमें अपन ने पाँचों हेड जोड़ दिए तो 2,60,000 है। उसके बाद इसको 80C के तहत डिडक्शन मिलेगा 20,000 रुपये का फॉर पीपीएफ डिपॉजिटेड। तो इसकी टीआई हो गई 2,40,000 रुपये। ठीक है, अब इसके अंदर पहली बात है कि एग्रीकल्चर इनकम का समायोजन नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम का जो हम एग्रीगेशन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो इसके अंदर नहीं होगा। कि क्यों? देखिए, एग्रीकल्चर इनकम का जो जोड़ा जाना है जिसको एग्रीगेशन बोलते हैं, वो तब होता है जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो। कि सर वो तो है, एग्रीकल्चर इनकम तो 3.5 लाख है। बिल्कुल है, लेकिन जो दूसरा लिमिट है, दूसरी बात है, वो ये है कि बंदे की जो इनकम है, जो टीआई है, वो BEL बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इस मामले में हमारे जो अर्जुन है उसकी जो टीआई है वो 2,40,000 है, जबकि आप जानते हो कि ऐसे पर्सन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, सुपर सीनियर के लिए 5 लाख है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस बंदे की जो टीआई है ना, वो बहुत कम है, बेसिक इनकम लिमिट से कम है। तो इसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़नी। तो इसका मतलब है ये इसकी टोटल इनकम 2,40,000 ही रह जानी है, उस पर टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। ठीक है,
होता क्या है, जैसे कोई बच्चा होता है, पढ़ाई अच्छी करी होती है, तो उसने क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स बनता है। फिर एक खास तरह से एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लेस होता है, वो उसने कैलकुलेशन कर रखी होती है, वो सारी अप्लाई कर देगा, फिर इनमें से कोई एक आंसर भी आ जाएगा उसका। लेकिन मैं कहता हूँ कि जोड़ने से पहले आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको फिर एक बार कंडीशन बता देता हूँ। आपको एग्रीकल्चर इनकम का समायोजन तभी करना होता है जब बंदे की इनकम 5,000 से ज़्यादा हो, वो तो थी, लेकिन ऐसा जो करदाता है उसकी अदर जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, या 3 लाख या 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया, इसलिए आपको समायोजन नहीं करना पाया। बाकी ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, यदि एक महिला करदाता की कुल आय 60,000 रुपये यदि एक महिला करदाता की कुल आय 60,000 की आकस्मिक आय को शामिल करते हुए 255 हो तो कर दायित्व ज्ञात कीजिए। ये सीधा क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी अभी आ जाएंगे, पर हमें समझ में आ रहा है कि 60,000 उसकी कैजुअल इनकम है और उसकी कुल इनकम है 2,55,000, यानी 1,95,000 रुपये उसकी अदर इनकम है, ठीक है। तो अब आपको पहली बात तो ये पता है कि इस क्वेश्चन में शिफ्टिंग नहीं होती। मतलब शिफ्टिंग क्या होती है कि अगर इस जो लेडी है, या लेडी या जेंट जो भी होता, अगर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शिफ्ट हो जाता। जैसे ये 195 है, इस 195 को 2.5 लाख रुपए करने के लिए 55,000 रुपये शिफ्ट हो जाता। इस 195 के अंदर 55,000 रुपये शिफ्ट हो जाता, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा सा बचता, जो भी बचता उस पर टैक्स लग जाता। पर मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शिफ्टिंग का रूल मैं बता रहा हूँ, वो शिफ्टिंग का रूल यहाँ नहीं लगेगा। सीधी बात ये है कि ये जो 60,000 की कैजुअल इनकम है, इस पर टैक्स लगेगा, और 30% टैक्स लगेगा, और 18,000 टैक्स लगेगा, और 4% जोड़ के 18,720 आंसर आएगा। अब अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो आप अपने आंसर को गलत कर लेंगे, आपको लगेगा अरे ये ऑप्शन आ गया, और सही है सही है। यानी इसमें भी बच्चे ने ना वो आधा नियम याद रखा। उसको आधा नियम ये याद था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शिफ्टिंग होती है, स्पेशल एसटीसीजी से शिफ्टिंग होती है, लेकिन कैजुअल इनकम से शिफ्टिंग नहीं होती है। कैजुअल इनकम डायरेक्ट टैक्सेबल होती है। यस आई एग्री कि एग्रीकल्चर इनकम डायरेक्टली टैक्सेबल होती है, लेकिन आपको ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि इस व्यक्ति की टोटल इनकम 2,55,000 है, अर्थात इसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, और अगर इसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो ऐसे व्यक्ति के लिए 12,500 की रिबेट है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 18,000 में से इसको 12,500 की रिबेट मिलेगी, 87A के तहत इसे रिबेट मिलेगी। आफ्टर दैट इसकी इनकम केवल 5500 बचेगी, और 5500 की इनकम पे फिर आप 4% निकाल लेना, वो 4% जोड़ के आपका क्या बोलते हैं टैक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की। इस क्वेश्चन का आंसर है 5,720 रुपये। इतना ही इनकम टैक्स उसके ऊपर लगेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इस व्यक्ति की पहले आप टोटल इनकम देख लो, ये तो दे रखी थी। अदर इनकम समझ लो, जो कैजुअल इनकम है उस पर टैक्स निकाल दो, लेकिन फिर 12,500 की रिबेट ले लेना, याद रख के रिबेट भूलनी नहीं है, और फिर आपका फाइनल आंसर 5,720 आ जाएगा। होप मैं आपको समझा पाया। उसके बाद है द टोटल इनकम इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। तो हमें TI को, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता है नेक्स्ट 10 रुपीज़ में, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की इनकम अगर आ रही है 5,77,917.60, तो आपको क्या करना है, पहले तो 60 पैसे को इग्नोर कर देना है, और फिर राउंड ऑफ कुछ ऐसा होगा 5,77,920। तो 917 को हमने 920 कर दिया, यानी हमने राउंड ऑफ किया 10-10 रुपये के नोट में 910। अच्छा, अगर ऐसे होता 5,77,913 रुपये 80 पैसे, तो क्या करना, पहले आपको 80 पैसे को इग्नोर करना, फिर अब यहाँ पे आ रही है 913, तो इसकी जगह आपको पकड़ना है 910, ठीक है। और किसी की इनकम होती ये वाली 577,845, तो आपको 845 को कन्वर्ट कर देना है 850 में। तो राउंड ऑफ आपको नियरेस्ट 10 में करना है। लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आपको आगे की तरफ राउंड ऑफ करना है। आसान सी बातें हैं, तो खैर हम समझते ही हैं, ठीक है। Taxation benefit on cost of acquisition is available on the long-term capital assets. However, in certain cases, indexation benefit is not available. In which of the following cases indexation benefit is allowed? ठीक है, आराम से समझिएगा। आपने एक बिल्डिंग थी, वो आपने 11 मार्च 2006 में ख़रीदी थी। तब ख़रीदी थी आपने उसे 18 लाख में, और मान लीजिए कि आपने उसे अभी
2023-24 के दौरान सेल किया मान लीजिए 50 लाख पे, ठीक है। तो हम कभी भी 18 लाख और 50 लाख में कंपेयर नहीं करते, बल्कि हम उस 18 लाख रुपए को आज के रेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसकी जो कॉस्ट है उसको हम इंडेक्स्ड कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। आई रिपीट, कैपिटल गेन निकालने से पहले अगर आपकी असेट्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की है तो फिर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी कॉस्ट को इंडेक्स्ड कॉस्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी पुराने ज़माने की कॉस्ट को आज की ज़माने की कॉस्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इन जनरल ये आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मैंने इसको बेनिफिट इसलिए बोलते हैं, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, तो फिर टैक्स कम लगता है, इसलिए इसको बेनिफिट बोलते हैं। कुछ मामलों में इंडेक्सेशन करने के लिए मना किया गया है कि इन मामलों में आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिले सकते। अब अपन मामले पढ़ते हैं। डिवेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी। तो अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है, आप उसे कितने ही साल अपने पास रखो, आप उसको इंडेक्स्ड नहीं कर सकते। एक होता है कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड और एक और बॉन्ड होता है, कुछ एक को स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप इनको इंडेक्स कर सकते हो, उनको आप कर सकते हो, वरना डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स की कॉस्ट को आप इन जनरल इंडेक्स नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा नहीं कर सकते, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले सकते। डेप्रिसिएबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है उन पे तो कभी भी आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपको बोनस शेयर मिले हैं 2018 से बाद मिले हैं, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस शेयर की कॉस्ट ही ज़ीरो होती है, तो जीरो को आप किससे इंटू करा लोगे, कुछ भी करा लो, ज़ीरो ही आना है। तो एक तरह से इसमें भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज्वेलरी के मामले में आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो, यानी पुराने समय की कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, अ फर्म्स बिजनेस इनकम इज निल और नेगेटिव, it shall be allowed as deduction on account of remuneration to working partner to the maximum extent of 1.5 लाख रुपया। remuneration cannot be allowed, actual remuneration, lower of actual remuneration और 1.5 लाख रुपये। अगेन यहाँ पे अकाउंट्स और इनकम टैक्स में कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा। अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में जो लोग आपने 12th वगैरह में पढ़ी होगी अकाउंट्स, तो आपको पता होगा कि फर्म के पास अगर प्रॉफिट हो तो ही फर्म सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है, इफ़ फर्म हैज़ प्रॉफिट, ठीक है, नहीं तो नहीं दे सकती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई फर्म इनकम टैक्स के हिसाब से अगर उसके पास प्रॉफिट नहीं है या वो लॉस में है, तो भी वो रेम्यूनरेशन दे सकती है अपने वर्किंग पार्टनर्स को, तो भी वो रेम्यूनरेशन दे सकती है 1.5 लाख रुपए तक। देखो, याद भी करें ना तो सही याद करें, अगर आप याद करेंगे 1.5 लाख रुपए रेम्यूनरेशन दे सकती है, तो आपके दिमाग में यही छप जाएगा कि 1.5 लाख दे सकती है। 1.5 लाख तक दे सकती है का मतलब होता है आपको देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली रेम्यूनरेशन कितना चाह रहे हैं। अगर बाय द वे वो पार्टनर एक्चुअल रेम्यूनरेशन 2 लाख डिमांड कर रहे हैं, तो फिर हम उनको बोलेंगे नहीं, आप 1.5 लाख तक ले सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्चुअल रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, तो फिर आपको 1 लाख ही देना है। तो कभी भी याद रखिएगा 1.5 लाख फिक्स नहीं है। और ये कहना भी गलत है कि लॉस की दशा में या लो इनकम की दशा में फर्म रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकती है। तीसरे में तो ये लिखा है कि जितना वो लेना चाहें ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आंसर है सी, कि वो एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो लेना चाह रहे हैं या 1.5 लाख, दोनों में से जो राशि छोटी हो उतना रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, उतना फर्म एज अपने खर्चे को दिखा सकती है और एक तरह से अपना लॉस बढ़ा सकती है। मान लीजिए कोई कंपनी पहले ही 80,000 नेगेटिव चल रही है, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए तक का रेम्यूनरेशन और दे सकती है, तो इस तरह से वो फर्म 2,30,000 के लॉस में चली जाएगी। कोई बात नहीं, अगले साल आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दो, आप रिटर्न फाइल कर देना। फर्म के लिए वैसे भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अगले साल आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपको, ठीक है। बात करते हैं, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 विद इन अ पीरियड ऑफ डैश डैश बिफोर और डैश डैश आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओल्ड हाउस, द टैक्स पेयर शुड परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, ठीक है। इसमें है, अगेन मुझे आपको थोड़ी कहानी बतानी पड़ेगी। आपके पास एक मकान होता था, वो मकान आपने 2006 में ख़रीदा था, उस मकान को आपने 2023-24 में बेच दिया, ऐसा करके आपने 17 लाख रुपए कमा लिया, कैलकुलेशन हो गई उसका, 17 लाख रुपए कमा लिया। इस 17 लाख पे टैक्स ना भरना पड़े, इसके लिए आप सेक्शन 54 में गए। सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है, इस एग्जेम्पशन को लेना है, तो आपको इंडिया में मकान ख़रीदना होगा। तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने 11 या 15
15 अक्टूबर 2023 को मकान बेचा है और तब मुझे कैपिटल गेन हुआ है। तो उन्होंने तारीख को पकड़ा 15 अक्टूबर 2023, इधर लाइन खींची और इधर लाइन खींची। इधर लाइन हो गई 1 साल की और इधर लाइन हो गई 2 साल की। अब इधर पकड़ो 15 अक्टूबर 2022 और इधर लाइन पकड़ो 15 अक्टूबर 2025। तो अगर आपको सेक्शन 54 के तहत बेनिफिट लेना है तो आपको नया मकान खरीदना पड़ेगा और नया मकान खरीदने के लिए आपके पास समय है 2 साल का। अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आपका 2 साल का समय है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हो तो आपके पास 3 साल आगे की तरफ समय है। इसको अपन फॉरवर्ड बोलते हैं, आगे की तरफ। और बैकवर्ड में आपके पास 1 साल है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या बोलते हैं पहले बेचा हो उसके बाद ही खरीदा हो। प्रैक्टिकली देखिए तो आदमी बेचने से पहले हो सकता है अपनी पहले व्यवस्था करेगा ना, पहले नया खरीद लेगा, पहले नया हाथ में आ जावे फिर पुराना बेच दे। पर इसके लिए ज़रूरी है कि वो 1 साल से पहले ना खरीदा गया हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 15 अक्टूबर 2022 को पहले खरीदा है तो उसे आप फिर एग्जेम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो एग्जेम्पशन के लिए क्या है नियम कि ट्रांसफ़र की डेट से 1 साल पहले बैकवर्ड या 2 साल फॉरवर्ड की तरफ खरीदा गया हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेज का था तो आपको 1 साल और 2 साल लेना है, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। तो सी सही है। आप इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बात यह है कि धारा 54 का लाभ उठाने के लिए अगर जो पुराना घर था उसे आपने ट्रांसफ़र किया तो उसकी ट्रांसफ़र की डेट से 1 साल पहले या हस्तांतरण की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर करदाता को भारत में एक नया आवासीय घर खरीदना चाहिए, है ना। ये भी ज़रूरी है कि आप ऐसे नहीं है कि विदेश में खरीदो, नहीं। हम चाहते हैं कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे। ये सारा टैक्स मतलब बहुत सोच समझ के कैलकुलेट होता है, तो आपको उस पर्पज़ को ध्यान रखते हैं इंडिया में ख़रीदना पड़ेगा। इसमें आप ये नियम पढ़ लीजिए, मैं एक बार आपको वापस नियम बताता हूँ। ये देखिए सेक्शन 54 के लिए है, इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए है। इसमें आपको क्या बेचना पड़ेगा, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, उसको आपने कम से कम 2 साल होल्ड किया हो। फिर इस सेक्शन में जाने के लिए आपको वापस से रेजिडेंशियल हाउस में ही परचेज़ करना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 साल पहले या 2 साल आगे तक। और कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो 3 साल आगे तक करवाना पड़ेगा। और सपोज़ कीजिए आपको 17 लाख का कैपिटल गेन हुआ, आपने नया मकान 20 लाख का ख़रीदा तो आपके प्रॉफिट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप मान लीजिए कि नया मकान आपने 15 लाख का ख़रीदा या आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया क्योंकि बाकी पैसा आपको किसी और काम के लिए चाहिए था, तो फिर शेष 2 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। कहने का मतलब है आपकी जो नए मकान की कॉस्ट है या इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस है उसके लिए आपको कटौती मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपके पूरे ही लाभ एग्जेम्प्ट हो जाएं। ठीक है, चलिए उसके बाद है लिस्टेड इक्विटी शेयर विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इफ दे आर हेल्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन डैश मंथ्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र। ठीक है, आप लिस्टेड इक्विटी शेयर को लॉन्ग टर्म एसेट्स कब कहोगे? बहुत सिंपल रूल ये है कि किसी एसेट्स को हम 36 महीने से ज़्यादा होल्ड कर देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होती है। पहले तो इन जनरल यही रूल था कि लॉन्ग टर्म के होने के लिए हमें उसे 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। फिर एक 24 महीने का नियम आया कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको आप 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करोगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। इस मामले में 12 महीने की लिमिट है कि अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर को, यानी आपके पास शेयर्स हैं वो किसी कंपनी के हैं, ऑब्वियसली वैसे शेयर्स कंपनी के होते हैं, वो कंपनी ऐसी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो अगर आपने ऐसे शेयर्स को 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर लिया तो फिर उन्हें हम लॉन्ग टाइम कैपिटल एसेट्स कहेंगे। ठीक है, तो 12 मंथ का आपको याद रखना है। वैसे मैं कुछ एसेट्स का आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है लिस्टेड, यहाँ लिखा है अनलिस्टेड। अगर आपके पास इक्विटी शेयर हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर वो लिस्टेड हैं तो आपको 12 महीने होल्ड करना पड़ेगा। अगर अनलिस्टेड है तो 24 महीने होल्ड करने पे उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड के जो यूनिट्स हैं, अब आप देखो यहाँ पे दोनों ही दशाओं में 12 महीने लिखा है कि 12 महीने होल्ड करना पड़ेगा। इसको छोड़ दो आप, जीरो कूपन बॉन्ड लिस्टेड हो तो 12 महीने होल्ड करना पड़ेगा, अनलिस्टेड है तो भी 12 महीने, तो यानी इस सिक्योरिटी के लिए भी 12 महीने का समय है। बाकी कोई बॉन्ड है तो लिस्टेड होने पे 12 महीने, बाकी मामलों में 36 महीने देखना जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में है लैंड, बिल्डिंग या बोथ। इसमें लिस्टेड अनलिस्टेड कोई चक्कर ही नहीं होता, तो 24 महीने होल्ड करने पे आपका क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा। और किसी एसेट्स के लिए 36 महीने का नियम होता है। ठीक है, चलो
डैश डैश पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इन इंडिया इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10(7). तो अगर कोई व्यक्ति है, ये इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, लेकिन ये सर्विस भारत के बाहर रह के दे रहा है, तो हम इसे जो सैलरी देंगे और अलाउंसेस देंगे और जो परक्विजिट्स देंगे, उसमें से नियम ये है कि जो सैलरी मिलेगी वो तो टैक्सेबल होगी, जो अलाउंस और परक्विजिट्स होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। तो क्वेश्चन यही था कि अगर भारत के नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए वेतन दिया जाए तो वो टैक्सेबल होगा, अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स दिए जाएँ तो वो एग्जेम्प्ट होगा। इसकी धारा आप याद रखिएगा, धारा 10(7) है। इसमें दोनों लिखा है, मतलब ये दोनों एग्जेम्प्ट होंगे, दोनों का मतलब ए भी और बी भी नहीं। नहीं, सैलरी, ऐसी सैलरी को अक्रू इन इंडिया माना जाता है एंड टैक्सेबल होता है, लेकिन जो भत्ते और अनुलाभ हैं, इसको विदेशी भत्ते कह सकते हैं आप, तो वो आपके एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। खरीदा गया या निर्मित किया गया नया घर जिसके लिए धारा 54 के तहत छूट का दावा किया गया था, उसे 3 साल के भीतर ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए था। ये 3 साल कहाँ से शुरू होंगे? मूल आवास के हस्तांतरण की तिथि से, नए आवास की खरीद या निर्माण की तिथि से, इस तरह के नए आवास के अधिग्रहण वाले गत वर्ष के अंत की तिथि से, या पुराने आवास का हस्तांतरण वाले गत वर्ष के अंतिम तिथि से। ठीक है, अगेन आज एक लंबा वीडियो हो गया है, बट ठीक है, समझने के लिए ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए कि आपने 18 अगस्त 2023 को एक प्रॉपर्टी बेची और आपको कैपिटल गेन हुआ था। ठीक है, प्रॉपर्टी बेची थी आपने 18 अगस्त 2023 को। आपको पता था कि यार मुझे सेक्शन 54 में जाना है, तो मैंने जैसे बताया कि आप 1 साल पहले या 2 साल आगे तक मकान परचेज़ कर सकते हो। तो उन्होंने जल्दी डिसीजन कर लिया। इन्होंने मान लीजिए कि 15 अक्टूबर 2023, यानी लगभग 2 महीने के अंदर ही, 2 महीने के अंदर ही एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली और सेक्शन 54 का फ़ायदा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपका शुरू होता है लॉक इन पीरियड। सर क्या? लॉक इन पीरियड। अब आपको 3 साल के लिए इसको कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। आपने इस नए मकान को जब से बनवाया है, जब से ख़रीदा है, वहाँ से लेके 3 साल तक आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा। तो ये 3 साल का टिक 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 कब शुरू होगा? ये शुरू होगा 15 अक्टूबर 2023 से। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिस दिन आप नया मकान खरीदते हैं, या मतलब उसकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री को मान लो आप बेस, या जिस दिन आपका मकान बन जाता है, उस दिन से लेके 3 साल तक आपको कम से कम मकान होल्ड करना होगा, अगर आपको सेक्शन 54 का लाभ लेते रहना है। तो जो लाभ आप ले चुके हो, अगर आपने बदमाशी करी, आगे जाके इस मकान को 3 साल पूरे होने से पहले बेच दिया, तो आपका पहले जो लाभ एग्जेम्प्ट हुआ था वो पुनः टैक्सेबल हो जाएगा। वो कैलकुलेशन में टफ होती है, बट हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बस यही मैं बताना चाहता हूँ, 3 साल, एक तो ये याद रखिएगा। और ये 3 साल कहाँ से शुरू होंगे? नए मकान को खरीदने या कंस्ट्रक्शन की डेट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये सारी कंडीशन लिखी है। एक खास बात बता दूं, अब आप सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए इंडिया में जो मकान खरीदते हैं, आप एक की जगह 2 मकान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मकान में, आप चाहें तो एक मकान एक फ्लैट ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि एक 10 करोड़ की लिमिट डाली गई है 1 अप्रैल 2023 से। कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन लिमिट है 54 से लेके 54F में, कुल मिला के आप 10 करोड़ से ज़्यादा के एग्जेम्पशंस नहीं ले सकते। ठीक है, और वो जो 2 मकान वाला मैंने केस बताया कि आप 2 मकानों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ का एक्सीड नहीं कर रहा हो। ठीक है, जितना याद रख कर सके। ठीक है, जितना याद आप कर सकें। अच्छा, कुछ मैच द फॉलोइंग है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹8,000 इन कैश बाय अ कंपनी टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर एक कंपनी कैश में डोनेट करती है, पहली बात तो कंपनी डोनेट करती है पॉलिटिकल पार्टी को, कर सकती है, और उसके लिए सेक्शन है 80GGB। इंडिविजुअल वगैरह के लिए या बाकी सब के लिए तो 80GGC है, लेकिन आपको डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैश में नहीं देना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB। आपका पहला जाके सी से कनेक्ट हुआ। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वैसे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। अगर आप कमोडिटीज़ मार्केट में आए दिन परचेज सेल करते हैं, उसे एज अ बिज़नेस इनकम शो करते हैं, तो फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को एज अ बिज़नेस एक्सपेंस आप दिखा सकते हैं। तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। ठीक है,
यही नियम आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के भी साथ था। अगर आप शेयर्स की परचेज सेल डीलिंग करते रहते हैं, उस इनकम को बिजनेस इनकम दिखाते हैं, तो आप उसको एज अ खर्चा दिखा सकते हैं। फॉरफिचर ऑफ एडवांस रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, ये मैंने कई बार बताया है पिछले वीडियोज़ में कि अगर आप 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट करते हैं, यानी आपने कोई सौदा किया था, सौदा पूरा नहीं हुआ, आपको अगर कोई एडवांस मनी मिली है, अगर आपने वो जब्त कर लिया है, तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 जो है वो बी के साथ जाके कनेक्ट होगा। इंटरेस्ट जो आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट से मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट होगा तो मतलब आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। ये चौथे का आंसर आपका ई हो गया। इसके बाद आपका है अमाउंट पेबल टू द इंडियन रेलवे फॉर यूज़ ऑफ रेलवे असेट्स। अगर आपने रेलवे असेट्स को यूज़ किया है या कोई रेलवे से आपने कोई चीज़ खरीदी है, तो अगर आप उसका पेमेंट करोगे तो ही आपको कटौती मिलेगी। सेक्शन 43B है इसका। मतलब आप आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको कटौती नहीं मिलेगी। आपको ITR फाइल करने के दिनांक तक उनका भुगतान करना होगा। तो कुछ कटौतियाँ तभी मिलती हैं जब आप उसका भुगतान या तो प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर कर दो, या प्रीवियस ईयर के लिए जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है वहाँ तक आप उसका पेमेंट कर दो। ऐसा ये दो दिस विल बी अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। तो पाँचों आपका बी रहेगा। अब देखिए एग्ज़ाम में कैसा आएगा, एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आप देखिए मिला लीजिए, पहले का सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अभी थोड़ी देर के लिए अगर मुझे कॉन्फिडेंस है तो ए और सी हट गए, लड़ाई रह गई BOD में। दूसरे का ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो अभी लड़ाई चल रही है। तीसरे का बी ओ अभी भी रेस चल रही है। चौथा का ई इसमें है, इसमें नहीं है। तो बस ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप संभाल के आंसर पिक कर सकते हैं। इसमें कई बार आपको सारे नहीं आते, तो जिसमें आपको शॉर्ट पता हो ना, जो जैसे 5 में से आपको 2 शॉर्ट पता हैं, तो उनके बेसिस पे आप मिलान करने की कोशिश कीजिएगा, आपका बैठ जाएगा मामला। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। श्री प्रफुल्ल जो 10,000 रुपये वेतन के हकदार हैं ने मार्च 2024 यानी जो आखिरी महीना होता है के वेतन के साथ 31 मार्च 2024 को अप्रैल और मई के लिए भी अपने नियोक्ता से एडवांस वेतन ले लिया। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए पी को सकल वेतन कितना होगा? तो आराम से किया करो इन क्वेश्चनों को। असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर 23-24 है। प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो वो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा था। प्रफुल्ल को देखो 12 महीने का वेतन तो मिला ही है, जो कि 1,20,000 रुपये होगा। क्वेश्चन साफ कह रहे हैं कि 31 मार्च 2024 को यानी वर्ष समाप्त होते होते उसने 2 महीने की सैलरी एडवांस ले ली। तो 2 महीने की एडवांस सैलरी ले ली तो वो भी टैक्सेबल होगी। यानी इसमें भी अकाउंट्स किससे अलग हो जाता है? अकाउंट्स में क्या होता है, हमने 12 महीने की इनकम कमाई है, वो इनकम को लिखा जाएगा। बाकी 2 महीने की तो इनकम अनअर्ड इनकम है, एडवांस में मिल गई है, उसे थोड़ा ना लेंगे। अकाउंट्स में ठीक है। इनकम टैक्स कहता है रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, यानी सैलरी विल बी टैक्सेबल ईदर ऑन रिसिप्ट बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस। तो इस मामले में उन 2 महीनों की तनख्वाह ड्यू तो नहीं हुई लेकिन रिसीव हो गई है, इसलिए वो टैक्सेबल होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा सैलरी और एडवांस सैलरी दोनों टैक्सेबल होगा। लेकिन एक और बात बता दूं, इस चीज़ का फिर बाद में साइड इफेक्ट भी होगा। अगले साल उसे मिलेगी भी 10 महीने की तनख्वाह और टैक्सेबल भी फिर 10 महीने की तनख्वाह ही होगी। अगले साल उसे मिलेगी भी 10 महीने की तनख्वाह और टैक्सेबल भी 10 महीने की तनख्वाह होगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना होता है कि हमारे क्वेश्चन में कौन से ईयर के लिए कैलकुलेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए 1,40,000 आंसर रहा। अच्छा वाइल मेकिंग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, ठीक है ना, आपको 2 वर्ड पता है ना, एक तो होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो इंटर हेड क्या होता है? अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और उसे बिजनेस की इनकम से सेट करूं, तो मेरे हेड बदल रहे हैं। या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैं कैपिटल गेन से सेट ऑफ करूं, तो हेड बदल रहे हैं। तो इस चीज़ को तो बोलते हैं इंटर हेड। लेकिन इंट्रा हेड क्या होता है कि जैसे मैं HP1 के लॉस को HP2 से सेट ऑफ करूं, यानी HP के अंदर ही चल रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रा हेड लॉस। तो अब बात चल रही है कि अगर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं और आपको लॉस हुआ है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है, तो आपके पास क्या है? हॉर्सेस हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन हॉर्सेस को आप मेंटेन करते हैं, उस वाले बिजनेस से आपको लॉस हुआ, तो ऐसा लॉस आप कहीं से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। इवन ये इनकम जो है, ये जो इनकम है, मैंने बताया है बहुत बार, ये अदर सोर्स को बिलोंग करती है। अब अदर सोर्स में तो कैजुअल इनकम भी होती है, लेकिन कैजुअल इनकम से तो आप वैसे भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। अदर सोर्स में कोई
जैसे इन्होंने को लॉटरी की इनकम हुई उससे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको क्रॉस वर्ड पजल की इनकम हुई उससे भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको कार्ड गेम से इनकम हुई, ये सारी जो कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम से तो कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम होती तो भी सेट ऑफ नहीं हो पाता। ये पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट है या ये ऐसा लॉस है, वो इसी तरह के बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, या तो इसी साल, जैसे मान लो दिल्ली वाले बिजनेस से, दिल्ली में भी आपका ऐसा बिजनेस है, मुंबई में भी बिजनेस ऐसा है, तो वहाँ के लॉसेस को आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हो। यानी इनकम आपको इसी तरह के बिजनेस है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं हो रहा तो अगले साल, अगले 4 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, सेक्शन 13A प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ। तो एक अजीब से एक क्वेश्चन होता है ऑड क्वेश्चन या एब्सर्ड क्वेश्चन। अब अजीब सा क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 13A किसके लिए बनी है, तो हमें पता है सेक्शन 10A में एग्जेम्पशन है, लेकिन जो सेक्शन 13A है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एग्जेम्पशन देती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कौन से नियम लागू होंगे वो सारे बताए गए हैं, तो बस ये याद करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, रट्टे लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं, जिन्होंने सेक्शन 29A में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, ये अच्छे से याद कर लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो उन्हीं को हम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, उन्हीं को सेक्शन 13A में एग्जेम्पशन मिलती है, 100% एग्जेम्पशन मिलती है। अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है, या उनको किसी से भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है तो वो एग्जेम्प्ट है। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारा ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा फ्री कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है और बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है, देखिएगा ज़रूर। चलिए।